हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, इससे पहले हम लोग कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें समझेंगे, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। उसमें पहला पार्ट हम लोग का है रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड बॉडी, तो पहले समझते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है ना। तो हम कहेंगे इट इज बॉडी, इज बॉडी, है ना, which do not change, which is a body which size, shape कह सकते हैं, shape and size do not change, shape and size do not change, ठीक है ना, do not change by applying force and torque, ठीक है ना। तो यह जो होता है ना, एक हार्ड बॉडी होता है, फिक्स्ड बॉडी होता है। ये जो है फिक्स्ड बॉडी करने का मतलब कि इसके इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, है ना। और ये इस पर अगर हम फोर्स भी लगाएं तो इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। शेप और साइज में चेंज कब आता है, जब इनसाइड मॉलिक्यूल कहीं मूव करना शुरू करते हैं किसी बॉडी के, है ना, या अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसी को बोलते हैं अपन रिजिड बॉडी। इसमें पार्टिकल का या फिर कहें बॉडी का जो इनसाइड पार्टिकल है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एक फिगर से हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ इस तरह का कोई बॉडी हमारे पास है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंपल है, यहाँ एक पॉइंट हमने पी ले लिया, है ना, और दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया, है ना, दो पॉइंट हमने लिया। अब ये जो दो पॉइंट का डिस्टेंस है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। जो डिस्टेंस यहाँ है, यदि पार्टिकल को कोई फोर्स लगा के मोशन में कर दो, है ना, मोशन में कर दो, मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इस हम सोचें कि क्या यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या पार्टिकल के पोजीशन में चेंज होगा? नहीं भाई, पी और क्यू का जो डिस्टेंस है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ रहेगा, है ना। तो अब बहुत इधर उधर फिगर में दिख रहा होगा तो कंसीडर नहीं करना है, बस ये समझना है कि ये जो फिक्स्ड, ये जो दोनों पॉइंट के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप फोर्स अप्लाई करो या टॉर्क अप्लाई करो पार्टिकल पर। ऐसे बॉडी को बोलते हैं अपन रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। समझ में आई बात? शेप और साइज चेंज नहीं होगा। या फिर दूसरे तरीका से हमने समझाया कि यहाँ कोई पॉइंट ले लो इनसाइड, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, टॉर्क अप्लाई करो, इस पर कोई चेंज नहीं होता, डिस्टेंस सेम रहता है। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, है ना। इसे बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट में हमारे पास है मोशन की बात करें तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? देखो यहाँ कोई पार्टिकल है ना, यहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक है। और ये पार्टिकल का ये जो पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है Q, है ना, ये जो पॉइंट है P और Q, और ये पार्टिकल मूव करके कहीं यहाँ आ गया, है ना, ये मूव करके यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ भी पार्टिकल का पॉइंट जो हमने रखा था P और ये क्या है Q, ठीक है ना भाई, P और Q। अब देखो यहाँ क्या है भाई, यहाँ P और Q जो पॉइंट है ना, यह पॉइंट बिल्कुल पैरेलल मोशन करेगा। क्या करेगा? पैरेलल मोशन करेगा। ये पॉइंट बिल्कुल पैरेलल मोशन करेगा। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि इसका डिस्टेंस जो होगा सभी पॉइंट का, इस पॉइंट का ना, तो डिस्टेंस सेम होगा। जो डिस्टेंस इसका होगा वही डिस्टेंस इसका होगा, है ना। ये जो डिस्टेंस का है ना, और इसका डिस्टेंस का है, ये क्या हो जाएगा? ये सेम हो जाएगा। जो डिस्टेंस एक ओवर करेगा उतना ही डिस्टेंस एक ओवर करेगा। तो ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। इस पॉइंट पर भी चेक कर लो, ये दोनों पॉइंट का भी जो डिस्टेंस होगा ये बिल्कुल पैरेलल मोशन कर रहा है। ये दोनों, ये पार्टिकल, ये जो बॉडी है, यहाँ कहीं पॉइंट ले लिया, यहाँ कहीं पॉइंट ले लिया, तो बिल्कुल पैरेलल हो। साथ ही साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट में है कर्व लीनियर मोशन। देखो कर्व लीनियर मोशन क्या होता है समझना। यहाँ देखो बहुत सिंपल है, जो पार्टिकल अभी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, ठीक है ना,
स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था, वह क्या होगा, किसी कर्व में मूव करेगा। जैसे कुछ इस तरह का सिचुएशन हो कि हमारे पास, ठीक है ना, इस तरह का सिचुएशन, ठीक है। अब कुछ इस तरह का सिचुएशन है ना। अगर कोई पॉइंट हम यहाँ ले ले P और यहाँ पॉइंट ले ले Q, ठीक है, इन साइड कोई पॉइंट ले लिया P और Q, तो इसमें जो P और Q है ना, ये दोनों पॉइंट का जो मोशन होगा वो भी पैरेलल मूव करेगा। इसमें भी पॉइंट क्या होता है, पैरेलल मूव करता है, बट एक कर्व पाथ पर मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ से आया होगा तो ये यहाँ गया होगा कहीं, यहाँ देख रहे हो ना, तो ये इसके पैरेलल है। उसी तरह से यहाँ थोड़ा सा ये जैसे ही इधर मोल्ड हुआ होगा, ठीक है ना, मतलब ये कर्व पर मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल भी कहीं ऐसे आया होगा, ऐसे, फिर यहाँ आया होगा ऐसे ऐसे। तो ये मोशन क्या है, मोशन जो है ये पैरेलल है। ये मोशन क्या है, पैरेलल। पी और क्यू पॉइंट ले लें, पी और क्यू पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पैरेलल मोशन, बट एक कर्व के थ्रू हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे, कर्व लीनियर मोशन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन का, है ना। तो हम लिख सकते हैं इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल, इट इज मोशन ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी, is along fixed point और फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना। फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट के लॉन्ग मोशन होता है रोटेशनल। जैसे यहाँ एक हम लोग एग्जांपल समझेंगे फिगर से, है ना। देखो बहुत सिंपल है, अगर हम कहीं इस तरह का एक बॉडी ले लें, है ना, और ये रोटेट कर रहा है, ये जो है फिक्स्ड एक्सिस के अलावा रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है समझो, रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल किसी रिजिड बॉडी के इन साइड कोई दो पॉइंट लेंगे तो पैरेलल नहीं रहेगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, बड़ा सिंपल। जैसे मान लो कि यहाँ हमने कोई एक इस तरीके से एक पार्टिकल है, इस तरह का रड ले लिया और रड के इस पॉइंट पर हिंज कर दिया, है ना, इसको हमने फिक्स कर दिया और इसको इस डायरेक्शन में मूव करा, इस डायरेक्शन, है ना, इस डायरेक्शन मूव करा, तो क्या हो रहा होगा समझो, कैसे आया होगा इसका मोशन, समझना। ये कुछ जो है ना ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, है ना, यहां से पार्टिकल यहां आ गया। अब मान लो इसमें कोई पॉइंट ले ले, कोई हम इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं, है ना, ये पॉइंट ले लिया P और ये पॉइंट ले लिया Q, है ना, ये देखो ये पॉइंट है P और Q, है ना। अब यहाँ देखो P और Q, अगर हम यहाँ देखें तो ये आ गया P और ये आ गया Q, ठीक है भाई, ये P और Q, क्या ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो रोटेशन रड जो है ऐसे रोटेट करेगा तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हमको बन के आएगा। तो अगर हम इन साइड कोई पॉइंट लेकर चेक करते हैं तो P और Q देख रहे हो ना, P और Q, और यहाँ P और Q, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो रोटेशनल मोशन में जो रिजिड बॉडी के इन साइड कोई पॉइंट लेते हैं वो दोनों पॉइंट का मोशन पैरेलल तो नहीं होगा, जैसे इसमें हमने दिखाया पैरेलल नहीं होगा। अब ये मोशन इसका क्या हो रहा है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको अगर हम मान लें यहाँ कुछ इस तरह से हमने रड लगा दिया और रड सॉरी एक कोई एक्सिस ले लिया ऐसे और इसको ऐसे रोटेट करा रहे ना, ऐसे रोटेट कर, ठीक है ना, तो ये मोशन कहलाएगा रोटेशनल मोशन। और इसमें हमने दिखाया कि इसमें पैरेलल नहीं होगा, कोई भी पार्टिकल का मोशन पैरेलल नहीं होगा, हमने दो पार्टिकल लेकर यहाँ दिखाया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंबाइंड मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। हम इसको कह सकते हैं इट इज combination of, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। यह जो होता है कॉम्बिनेशन होता है रोटेशनल मोशन का प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का, यानी दोनों मोशन एक साथ होता है। जैसे मान लो कोई व्हील है, इस टाइप का व्हील है ना, एज्यूम करो व्हील
व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर, तो रोटेट भी कर रहा है, साथ साथ मूव भी कर रहा है। जैसे एग्जांपल में देखो कि कोई आप व्हीकल ले लो, कोई व्हीकल, कोई कार, कार का जो व्हील होता है ना, व्हील क्या होता है, देखो व्हील क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं, व्हील क्या होगा, यहाँ है, फिर कुछ समय बाद यहाँ आएगा, फिर कुछ समय बाद यहाँ आएगा, फिर कुछ, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट भी कर रहा है, साथ साथ इस डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है ना। देख लो ये रोटेशन करते हुए ऐसे रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ यह जो है ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे कंबाइंड मोशन या फिर प्लेनर मोशन भी बोलते हैं, है ना, जिसमें रोटेशनल मोशन भी हो और साथ ही साथ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हमने बताया, अभी एग्जांपल में क्या बताया, एग्जांपल में बताया कि किसी भी कार को ले लो, किसी व्हीकल के व्हील को ले लो, साइकिल के व्हील, साइकिल कोई चला रहा है उसके व्हील को ले लो, व्हील क्या कर रहा है, देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है, तो इसमें रोटेशन भी हो गया, साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी। ऐसे मोशन को बोलेंगे कंबाइंड मोशन, है ना, ठीक है ना, कंबाइंड मोशन। जैसे यहाँ हम लिख चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि एक पार्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ मूव भी कर रहा है, ठीक है ना, यहां से कहीं यहाँ आ गया, अगेन रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ मूव भी कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे कंबाइंड मोशन, जिसमें रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों एक साथ होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, तो यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होगी आपको, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे ना। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हम कह सकते हैं फर्स्ट में, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which opposes the change of rotational motion, ठीक है ना। किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन हो रहा होता है, उसका ये अपोज करता है, ठीक है ना। अगर उसमें आप चेंज कर रहे हो, जैसे मान लो कोई फैन है, मूव कर रहा है, रोटेशनल मोशन, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसमें आप चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो हम रोक दें उसको पकड़ के हाथ से, चाहे किसी भी ऐसे इक्विपमेंट से तुम चाहते हो फैन की जो स्पीड था उसको रोक दे, है ना, तो क्या करेगा, अब फैन क्या करेगा, आपका अपोज करेगा, वह नहीं रुकना चाहेगा, ओके भैया हमको छोड़ दो, रोको मत, वो आपका अपोज करेगा। तो ये किस प्रॉपर्टी से अपोज करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी से अपोज करता है। मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी में है, उसका प्रॉपर्टी है कि उसका अपोज करेगा, है ना। वह जिस पोजीशन में है, जिस रोटेशन में चल रहा है, उसी रोटेशन में चलना चाहेगा, ठीक है ना। आप उसको अगर रोकते हो तो आपका अपोज करेगा, यानी उसके रोटेशनल मोशन में जो आप चेंज करते हो, चेंज क्या करना चाह रहे हो, अगर फैन कोई रोटेट कर रहा है तो आप क्या चेंज करना चाह रहे हो, आप चाहते हो जब रोटेट कर रहा है तो आप चाहते हो रेस्ट में आ जाए, क्या चाहते हो आपकी रेस्ट में आ जाए। तो जब आप उसको रोकते हो, जब उसको स्टॉप करना चाहते हो, तो स्टॉप करोगे तब वह आप पर फोर्स लगाएगा, आपके जो अपोज करेगा, आप जो उसको रोकना चाह रहे हो उसका वो अपोज करेगा। इसी प्रॉपर्टी को, जो फैन में जो प्रॉपर्टी है रोटेशनल मोशन में चेंज का अपोज करना, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ठीक है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही है जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में इनर्शिया के बारे में, है ना। इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था जिस पोजीशन में था, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, ये भी अपोज करेगा, है ना। जिस पोजीशन में है, यदि अगर मान लीजिए रोटेशनल मोशन वो कर रहा है, अगर उसको आप चेंज कर रहे हो तो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, वो चेंज नहीं करने देना चाहेगा, ठीक है ना। हम लोग ये हम लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन mass distribution and perpendicular distance, ठीक है ना, perpendicular distance, it is independent
इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है ना, एंगुलर पैरामीटर्स, एंगुलर पैरामीटर्स, एंगुलर पैरामीटर्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, टॉर्क, ठीक है ना, और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो होता है ना, यह केवल मास पर डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। यह कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम इस सब पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मान लो हमें यहाँ लिख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से डिनोट करते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है ना। साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के स्क्वायर के, है ना, के स्क्वायर के, है ना। अब यहां देखो हम यहां लिख सकते हैं, यहां देखो तो आई को हम लोग लिख सकते हैं मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, तो एम आर स्क्वायर, आई स्क्वायर टू आ जाएगा एम आर स्क्वायर। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये जो होता है इसको हम ऐसे लिख लें, यह जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। यूनिट जो इसका होता है, वह यूनिट जो है लिख सकते हैं इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, मास का केजी और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आया। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ना, जैसे एग्जांपल में यहाँ हमने क्या किया, एक जो है ये एक्सिस ले लिया और इस एक्सिस के लॉन्ग एक मास रख लिया एम, ठीक है ना, और यहाँ जो है एक मास रख लिया 2m, और ये रोटेट कर रहा है इसके अलावा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ I1 और I2 में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि I1 और I2 में जो वैल्यू ज्यादा होगा वह I2 ग्रेटर होगा I1 से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का सेम है भाई, है ना, मास डिफरेंट। यहाँ आई इक्वल टू क्या आया है, एम आर स्क्वायर आया है, तो एम जो है ना, आई किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा ना, और यहाँ आर दोनों के लिए सेम है, तो हम लोग देखेंगे कि मास किसका ज्यादा है, तो मास सेकंड इसका ज्यादा, आई2 का ज्यादा है, और I1 का कम है, तो I2 ग्रेटर देन I1 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। देखो सेकंड में हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ जो है हमारे पास मास है m और ये r है, और उसी तरह से यहाँ मास है R1 मान लें, इसको R2 मान लें, है ना, और यहाँ जो है मास है m, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों का मास तो सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम, दोनों का मास सेम है, लेकिन डिस्टेंस किसका ज्यादा है, ये I2 का डिस्टेंस ज्यादा है I1 से, है ना। तो इस केस में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर पूछा जाए तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी I2 ग्रेटर हो जाएगा I1 से। उसी तरह हम थर्ड में देखें, ठीक है ना, एक हमने यहाँ से मास ले लिया m, ठीक है भाई, और यहाँ भी मास ले लिया m, ठीक है। अब यहाँ देखो r है और r, ये रोटेट कर रहा है इसे। तो अब पूछा जाए ये I1 है और I2 है ना, अब आपसे पूछा जाए कि I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या कहोगे, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, मास भी सेम है, तो इस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं I1 इक्वल टू I2, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा, मास पर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। अब एक क्वेश्चन आता है एक्सिस, एक्सिस जो लेना होता है, जिस प्लेन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, एक्सिस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ये एक्सिस है और पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो पार्टिकल का प्लेन तो ये हो गया ना, ये प्लेन हो गया पार्टिकल जिसमें रोटेट कर रहा है, और एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। चलो हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सिस के बारे में और चीजें हम लोग समझ आएंगे।
बाय द वे यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, कर रहा है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट मास। कोई पॉइंट मास के लिए यदि हमको कैलकुलेट करना है ना, तो जैसे देखो यहाँ हमने क्या किया, एक एक्सिस ले लिया और यहाँ से एक पार्टिकल ले लिया और इसका मास है m, डिस्टेंस है r, और एक कुछ रोटेट करेगा इसे, है ना, ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, इसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायरेक्ट लिखेंगे मास इंटू आर स्क्वायर। डिस्टेंस जो मेजर करना होता है आर, वो हमेशा एक्सिस से मेजर करना, ठीक है ना। जैसे इससे पहले हम लोग जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे, जनरली ओरिजिन से कर रहे थे, है ना। तो ये बिल्कुल इस केस में ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा, यानी कोई भी पार्टिकल कहीं भी प्रेजेंट हो, उसका डिस्टेंस हमेशा हम मेजर करेंगे कहाँ से, एक्सिस से। जो पॉइंट हम लोग एक्सिस माने हैं वहीं से डिस्टेंस हम लोग हमेशा मेजर करेंगे। तो अगर ये एक्सिस है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे आर, तो उस केस में आई इक्वल टू हो जाएगा एम आर, है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, है ना। इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, कई पार्टिकल एक साथ आ जाए, जैसे मान लो ये एक्सिस है हमारे पास और यहाँ कोई पार्टिकल है, इसका मास है m1, है ना, और डिस्टेंस है r। चलो ठीक है, इसका मास है m2, है ना, और डिस्टेंस है r2, ठीक है। इसका मास है m2 और डिस्टेंस क्या है भाई, r2 है ना, मास m2 डिस्टेंस r। उसी तरह हम इधर कोई ले ले, मास m3 और डिस्टेंस जो है r3। उस तरह यहाँ कोई ले ले, मास m4 और डिस्टेंस r, ऐसे कुछ। तो अब ये रोटेट कर रहा है सभी इस डायरेक्शन में, ये एक्सिस AC के अलाउंग। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे, पहले ऐसा करेंगे, इसका निकाल लेंगे, ये R1 है ना, ये यहाँ क्या है R1 है, तो हम लोग यहाँ R1 की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो R1 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, R2 भी इसके एक्सिस से डिस्टेंस है, R3 भी इसके एक्सिस से डिस्टेंस है, R4 भी इसके एक्सिस से डिस्टेंस। तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, m R1 स्क्वायर। अब ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं सोचना है, डायरेक्टली अलजेब्रिकली जोड़ देना है ना। आप इसको जो आया फिर इसका आया, फिर सभी का कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक साथ ऐड कर देंगे। इसका हम लोग करेंगे तो m2 I × R2 स्क्वायर, इसका हो जाएगा m3, है ना, और R3 स्क्वायर, इसका हो जाएगा m4, है ना, और R4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा R4 स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस, ठीक है। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे करके हमारे पास और भी यदि मासेज हो तो ऐसे भी हम लोग उसके उस मास का डिस्टेंस हम एक्सिस से कैलकुलेट कर लेंगे और इस फार्मूला में रखेंगे एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यदि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, है ना। चलो अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास, इसी का एप्लीकेशन, इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्सिस लेना है वाई एक्सिस कंसीडर करना, है ना। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम सॉल्व करें तो कैसे आएगा, देखो यही लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहां हमने लिया, ठीक है, और ये वाई एक्सिस के अलाउंग, वाई एक्सिस के अलाउंग रोटेट कर। तो यहाँ मास देखो, देख लेते हैं, यहाँ मास क्या दिया हुआ है 2 kg, क्या दिया हुआ है 2 kg, 4 kg, 2 kg, है ना। यहाँ दिया हुआ है 2 kg, ठीक है भाई, और क्या दिया है, यहाँ दिया है 4 kg और यहाँ दिया है 2 kg। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ जो कुछ, यहाँ कुछ दिया हुआ है, यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ जो है 2 kg, तो ये तो ओरिजिन है, यहाँ है 4023, ये है 40, कोऑर्डिनेट इसका दिया है 40, है ना, और ये दिया है 23। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, याद रखो कि अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो I = इसका मास है 2, है ना, 2, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है mr स्क्वायर, है ना। तो r का वैल्यू इस एक्सिस से क्या होगा 0, क्योंकि इसी पर पॉइंट है ना। तो 2 kg मास एक्सिस कितना दूरी पर है 0, है ना, क्योंकि इसी पर एक्सिस, तो कोई डिस्टेंस नहीं यहाँ निकल के आएगा, तो 0 स्क्वायर। तो हमको यहाँ से क्या डिस्कशन निकला, ध्यान रखो कि जिस एक्सिस पर जो एक्सिस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उस एक्सिस पर जितना भी मास आएगा
उस एक्सिस पर जितना भी मास आएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। जो एक्सिस आप कंसीडर कर रहे हो उसी एक्सिस पर कोई भी मास आ जाए, जैसे यहाँ देखो ये वाई एक्सिस को हमने वाई एक्सिस को एक्सिस कंसीडर किया है रोटेशन का, तो इस केस में इस एक्सिस पर मास क्या है 2 kg, तो 2 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। और कोई मास अगर इस एक्सिस पर आता तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि एक्सिस पर कोई भी मास आ जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जीरो हो गया प्लस, ठीक है ना, प्लस। अब 4 kg तो m, और अब देखो कि यहाँ एक्सिस से इसका डिस्टेंस, हमेशा एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इसका दिख रहा है, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर अब प्लस। अब यहाँ देखो मास कितना है 2, और एक्सिस से डिस्टेंस देख लो भाई, तो एक्सिस से डिस्टेंस ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई, तो एक्सिस से डिस्टेंस इसका क्या है, यही है ना, बोलो। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस एक्स में जो आएगा, एक्स में कितना है 2, तो ये 2 है। एक्सिस से ये डिस्टेंस लेना, एक्सिस से मास कितना दूरी पर, तो एक्सिस से मास जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, एक डायरेक्शन में यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2, तो 2 का स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 4, है ना, ये हो जाएगा 64 प्लस 8, है ना, तो कितना जाता है बोलो 72 kg मीटर स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल, जैसा हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट, है ना। तो कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट, अभी क्या था कि एक एक्सिस हमने ले लिया था और वहां से किसी डिस्टेंस पर यहाँ एक पार्टिकल रख दिया, फिर ये एक्सिस हमने लिया था, यहाँ कोई पार्टिकल रख दिया, है ना, यहाँ कोई पार्टिकल रख दिया, बोलो यहाँ रख दिया कोई पार्टिकल, उसी तरह ये एक्सिस लिया, यहाँ कोई पार्टिकल। अब क्या है कंटिन्यूअस मास सिस्टम, मतलब कोई रड हो जाए, जैसे हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये कोई एक्सिस है और यहाँ से कोई रड हो जाए, ठीक है ना, ये इसका मास है m, टोटल मास है, और ये रड कुछ इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट कर, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। अब इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे, इससे पहले वाला क्या था, यहाँ देखो बता रहे हैं, यहाँ देखो ऐसे एक्सिस था ना, तो यहाँ से कहीं यहाँ एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ एक ऑब्जेक्ट था, है ना, बीच में कुछ मास नहीं था, बीच में यहाँ एक मास, तब हमने ये फार्मूला लगाया। अब ऐसा हो कि ये मास कंटिन्यूअस हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे हमने इस रड के केस में लिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बड़ा सिंपल है, इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, एक एलिमेंट लेंगे कहीं भी, एलिमेंट जो लेंगे स्मॉल एलिमेंट, और इसका कुछ मास मान लेंगे डीएम। स्मॉल एलिमेंट है तो मास भी स्मॉल होगा, तो हमने उस मास को मान लिया डीएम, और यहाँ एक्सिस से इसका कुछ डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, मान लो आर। उस केस में हम क्या करेंगे कि इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अगर स्मॉल मास है डीएम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर यही आएगा, एम इंटू आर स्क्वायर, एम की जगह डीएम लिए है तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो आई इज इक्वल टू डी एम, आई इज इक्वल टू हम इसको लिख लेंगे डी आई, है ना, डी आई। तो हमारे पास क्या आ जाता है समझो, तो ये आ जाएगा डी आई का वैल्यू रख लो, डी एम आई इंटू आर स्क्वायर, आई का वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक है ना, ये आर जो है ये एक्सिस से डीएम के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हमने बताया कि स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर जो है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई इजिकल टू आ जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। हम चाहे तो लिख सकते हैं डीएम इजिकल टू मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ टोटल मास, ठीक है ना, टोटल मास जो बॉडी का है उसका स्मॉल एलिमेंट, है ना, या फिर मास का सेट। चलो ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, तो इस तरह से हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन दिखेगा, है ना, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि एक रड है और इसका लेंथ एल है और इसका टोटल मास एम है, टोटल मास क्या है एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकालना, इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस क्या है इसके लेंथ पर परपेंडिकुलर है, देख रहे हो ना,
लेंथ इधर है और ये एक्सिस इधर, तो लेंथ पर परपेंडिकुलर है और किसी एक एंड पर है ना, रड के किसी वन एंड पर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना। तो जैसे अभी हमने बताया था कि अगर कोई एक्सिस ले लो और वहां से r डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास रख दो, है ना, कोई बॉडी रख दो, तो उसके लिए अपन mr² रखते थे, लेकिन यहाँ मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रड है। तो इस केस में जो अभी हमने बताया है, क्या बताया अभी, I इक्वल टू dm इंटू r², इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। कैसे करते हैं देखो, बहुत सिंपल है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसी को हम लोग ये फिगर का, आप क्वेश्चन का फिगर है, इसी में हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, तो आप सोल्यूशन का अलग बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो यहाँ देखो, यहाँ हम ऐसा करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ना, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू हम लास्ट ही में रखेंगे, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है ना, इसका कुछ मास होगा, हमने डीएम मान लिया, और ये जो है आर डिस्टेंस पर हमको डीएम दिया, हमने मान लिया कि डीएम का जो डिस्टेंस एक्सिस से वो आर, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी एम इंटू r², है ना। अब यहाँ देखो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे समझना कि डीएम का वैल्यू निकाल सकते हैं। डीएम का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ इसका एल है ना, तो एल लेंथ पर मास कितना है भाई, बोलो, या फिर कहें कि एम मास है ना, एल लेंथ पर टोटल मास है एम, ठीक है, तो यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, एम बाई एल। टोटल लेंथ इसका क्या था, एल, एल लेंथ पर मास है एम, एल लेंथ का मास है एम, तो यूनिट लेंथ का एम बाई एल हो जाएगा। तो फिर डीएम लेंथ का निकल जाएगा ना, अगर मान लो ये डी आर है, इसका थिकनेस हम डी आर ले लें, ठीक है ना, तो डी आर का क्या निकल जाएगा, डी आर का निकल जाएगा एम बाई एल इंटू डी आर, और यही तो कहलाता है डीएम, ठीक है ना, यही डीएम हो गया। बोलो ये जो थिकनेस है ना, ये जो मास, इस मास का जो छोटा सा पार्ट लिए हैं, इसका थिकनेस कितना लिया अपन ने, डी आर, ठीक है ना, या फिर क्या है, इसका लेंथ कितना लिए, डी आर, समझना। तो एल लेंथ का मास है एम, यूनिट लेंथ का एम बाई एल, तो डी आर लेंथ का हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी आर, और यही स्मॉल मास को आ गया, तो यहाँ हम रखेंगे एम बाई एल, है ना, इंटू डी आर, डीएम की जगह एम बाई एल इंटू डी आर इंटू r²। अब ये जो हमने क्या बताया था कि ये स्मॉल एलिमेंट का जैसे ही हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 टू एल तक, टोटल लेंथ एल है ना, तो 0 टू एल तक, है ना, तो हमारे पास क्या आता है समझो, तो ये हो जाएगा एम बाई एल, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा r² इंटू डी आर, कहां से कहां तक, 0 टू एल, तो हमारे पास आ जाएगा एम बाई एल, और इसका इंटीग्रेशन जो आएगा r³/3, है ना, और यहाँ लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट एल। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको, इसका लिमिट रख लेंगे, तो आ जाएगा m बाई एल, है ना, और यहाँ रखेंगे r की जगह l³/3, है ना, तो a l और l कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसको लिमिट रखेंगे तो यही आएगा l³/3 और माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 हमने छोड़ दिया, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ml²/3, तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml²/3। तो कोई रड है और रड के वन साइड को एक्सिस मान लिए जो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है और ये रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है, जैसे देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लो, यहाँ तक आपको हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोगों के पास है वह है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज शोन इन फिगर, है ना। यहाँ देखो, यहाँ एक रड है और रड का टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ क्या है एल, और यहाँ एक एक्सिस है जो रड के सेंटर से पास कर रहा है, यह एक्सिस क्या है, रड के सेंटर से पास कर रहा है, तो इधर l/2 इधर l/2, और एक कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने किया था, हमने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं ना, एक क्वेश्चन का फिगर है, हम इसको थोड़ा सा हटा लेंगे, आप समझना है ना। देखो अब इसको सोल्यूशन का फिगर बनाना बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ना, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, यह स्मॉल एलिमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है ना, और इसका कुछ मास आएगा, इसका हमने डी आर ले लिया, कितना डिस्टेंस पर लिए भाई, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हमने ले लिया, है ना,
क्लियर, और इसका मास हो जाएगा डी, ऐसा मान, ठीक है। अब देखो जैसा हमने अभी किया था, आई इजिकल टू क्या लिखेंगे, डीएम आई इंटू आर स्क्वायर, तो डीएम आई इंटू आर स्क्वायर। अब डीएम का वैल्यू हमको निकालना है, तो डीएम का वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने बताया है कि एल लेंथ पर मास एम है, तो यूनिट लेंथ पर कितना आ जाएगा, एम बाई एल, और डी आर लेंथ पर कितना आ जाएगा बताओ, एम बाई एल इंटू डी आर, यही तो आएगा, एम बाई एल इंटू डी आर। तो यही जो है ना, ये यही जो मास है ये कहलाएगा डीएम, स्मॉल मास है ना। तो डीएम का वैल्यू आ गया एम बाई एल इंटू डी आर, क्या आ गया, एम बाई एल इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो लिमिट लेना है, तो इधर एल बाई टू है, इधर निगेटिव मानेंगे, इधर पॉजिटिव है ना, इसको कुछ ओरिजिन मान लेते हैं, तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, यहाँ ऐसे लिमिट लेंगे। तो अगर हम देखें माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, तो अब हम लोग देखें एम बाई एल तो बाहर हो जाएगा, तो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखें तो हो जाएगा एम बाई एल, ये तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और आर इंटू डी आर ना, कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू। एक रिलेशन होता है इंटीग्रेशन में, उसको ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान होगा शायद, एफ एक्स डी एक्स है ना, एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए है ना, इसका जो फार्मूला होता है 2 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ माइनस ए टू ए रहेगा, तो ए टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट हो जाएगा अब 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ जो आ जाएगा एम बाई एल तो रहेगा रहेगा, और 2 जैसे यहाँ आया था तो यहाँ 2 आ जाएगा, और अब जो लिमिट हो जाएगा आर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एल बाई टू तक। अब हम लोग लिखेंगे 2 एम बाई एल है ना, और यहाँ आर स्क्वायर है ना, यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मिस हो रहा था, आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आर क्यू बाई 3 है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एल बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, अब लिमिट ही रखना है ना, ध्यान रखना है, ये लिमिट ही रखना है। इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 एम बाई एल है ना, 3 बाहर हो जाएगा, देखो यहाँ 3 जो है ना, देखो यहाँ 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, 2 एम बाई 3 बाहर कर लिए, तो 3 एल हो गया, बचा क्या, आर क्यू है ना, तो हम रखेंगे 3 एल आर क्यू, और लिमिट हो जाएगा 0 टू एल बाई टू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ जो आ जाएगा 2 एम बाई 3 एल है ना, और अपर लिमिट मतलब एल बाई टू का होल क्यूब और माइनस 0 का क्यूब, इन आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो अब देखो क्या आता है, यहाँ से अगर हम लिखें तो 2 एम बाई 3 एल, और इसको यदि हम लिख सकते हैं एल क्यू बाई 8 है ना, तो ये 2 से तो कैंसिल ही हो जाएगा 4 टाइम्स, और एल से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आई का जो वैल्यू आ जाएगा वह क्या आएगा समझो, एम एल स्क्वायर अपॉन और 4 इंटू 3, ये तो 12 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 12। तो हम यहाँ लिख लेंगे एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ना, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए है ना। चलो तो यहाँ तक एक बार देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया है, स्मॉल एलिमेंट लिया है, फिर उसका लिमिट ले लिया माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू है ना, यहाँ जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लिया, और इस इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम 2 बाहर कर लिए और 0 टू एल बाई टू, फिर इसको इंटीग्रेट किए, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया है ना। चलो अब एक क्वेश्चन और हमारे पास, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज शोन इन फिगर है ना। तो ये फिगर हमको दिया हुआ है, रड कुछ एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, ऐसे ऐसे रड, देखो रड कुछ ऐसे है और ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट कर, ऐसे ऐसे है और ऐसे ही रोटेट कर रहा है। तो इस केस में हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, हम यहाँ करेंगे क्या समझना, हम ये फिगर आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन का है, इसी को हम लोग सोल्यूशन का फिगर बनाएंगे। कैसे, देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, देखो बहुत सिंपल है, इसको हटाते हैं ना, देखो फिर से बनाएंगे इस फिगर को, बहुत सिंपल। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है हमारे पास है ना, ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए है ना, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लिए, और ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। अब ये एंगल थीटा है ही हमारे पास। अब हमको क्या करना होगा, हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ना, एक स्मॉल एलिमेंट हम आर डिस्टेंस पर लेंगे,
और ये हो जाएगा डी आर, क्या है डी आर, टोटल मास तो एम दिया ही हुआ कोई बात है ना। तो अगर हम देखें तो डी आर लेंथ पर ये डीएम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डीएम का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, जो अभी हम निकाल चुके हैं कई बार। तो आता था क्या एम बाई एल इंटू डी आर, यही आ गया। तो डीएम का वैल्यू तो हमको पता हो गया। अब हमको देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हमारा फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला हमारा क्या है समझो। अगर हम आई लिखें तो आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, डीएम इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो डीएम तो हमने यहाँ पता कर लिया, एम बाई एल इंटू डी आर, चलो बढ़िया है। ये जो आर रखना है तो क्या ए आर रखेंगे, नहीं भाई ए आर नहीं रखना होगा। क्यों, अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ऐसे ले लेते हैं हम लोग, इसको x मान लेते हैं ना, हम लोग इसको x मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं पता चल जाएगा अभी, ठीक है ना। इसको x मान लेते हैं और आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ जो है x डिस्टेंस हमने मान लिया, है ना, x और ये हो गया dx, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आएगा यहाँ m बाई एल, है ना, m बाई एल इंटू डी आर की जगह dx हो जाएगा ना, डी आर की जगह dx हो जाएगा, m बाई एल इंटू dx, ठीक है। चलो m बाई एल इंटू dx। अब यहाँ देखो dm इंटू आर इसका फार्मूला होता है, तो ये जो r होता है ना, r यह डिस्टेंस होता है कहाँ से कहाँ तक का, एक्सिस से बॉडी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ जो बॉडी लिए स्मॉल डीएम लिए हुए, यहाँ डीएम जो बॉडी है, तो इससे डिस्टेंस होता है, बट यह डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भाई ये जो डिस्टेंस एक्स है तो परपेंडिकुलर है नहीं, हम यहाँ से लेते हैं ना, हम यहाँ से ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है भाई आर, ये है आर, है ना भाई। परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये आर तो हमको नहीं पता है, चलो आर नहीं पता है तो हम आर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, है ना। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो हम लिखेंगे इसको, अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है हमारे पास आर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और इसके बाद देखो ये तो है ही हमारे पास, और ये जो है ना रड, ठीक है, और ये एंगल क्या दिया हुआ है थीटा, और ये जो डिस्टेंस हमको क्या है x, ठीक है ना। देखो ये रड को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये तो वर्टिकल लाइन है ही एक्सिस, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमको चाहिए थीटा, ठीक है ना। थीटा के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर r हो गया और हाइपोटेनस x हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, r इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x साइन थीटा, r इज इक्वल टू आ गया x साइन थीटा, ध्यान रखना। तो यही फर्स्ट इक्वेशन में हमको रखना है, dm हमको पता है m बाई एल इंटू डी एक्स, और r हमको पता हो गया x साइन थीटा, पता हो गया यहाँ। अब ये दोनों का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, डीएम का वैल्यू रखो m बाई एल इंटू डी एक्स, और r का वैल्यू m बाई एल डी एक्स हो गया, r का वैल्यू x साइन थीटा, एक साइन थीटा का स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से m बाई एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ये dx तो रहेगा रहेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही आ जाएगा। अब जो हम लिमिट रखना है, तो लिमिट यहाँ l बाई टू था, l बाई टू, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, इधर निगेटिव लिए इधर पॉजिटिव। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा बाहर कर लें, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से m बाई एल, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, देख लो एक बार देख लेते हैं। देखो m बाई एल तो था ही हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बाहर हो जाएगा क्योंकि भी कांस्टेंट है, और इन साइड इंटीग्रेशन के इन साइड आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, यही हमने लिखा ना, ये हमने लिख दिया। चलो अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी क्या कहता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m बाई एल, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, और प्रॉपर्टी कहता है कि अब जो है ना 0 टू एल बाई टू हो जाएगा, कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी कैसे हुआ देखो, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ब्रेक करके 0 टू एल बाई टू कर देंगे, यह भी हमने प्रॉपर्टी बताया था डिफरेंट इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो 2m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, है ना,
और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई 3, कहां से कहां तक, 0 to l बाई 2, है ना। 3 कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो 2m बाई 3l साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा एक्स क्यू, कहां से कहां तक, 0 to l बाई 2। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2m बाई 3l, है ना, 2m बाई 3l और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक्स क्यू को लिख सकते हैं l बाई 2 का होल क्यू माइनस 0 का क्यू, हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m बाई 3l, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा एल क्यू बाई 8 अब माइनस 0, ये हो जाएगा। तो देखो अब हम इसको लिखेंगे 2m बाई 3l साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा। और ये हो जाएगा एल क्यू अपॉन 8, ये कैंसिल हो जाएगा ना भाई 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। और एल से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो आई का ही वैल्यू आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 आई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा, है ना। तो हम समझते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। केवल एक बार हम यहाँ देख लें, बड़ी सिंपल है, यहाँ सिंपल सी बातें हैं। हमारे पास रड कुछ इस तरह से था, हमने एक डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट dx रख लिया, और इसको हमने क्या करना कि इस dx जो एलिमेंट लिए है इसका मास निकाल लिया m बाई एल इंटू डी एक्स। और ये जो r डिस्टेंस हमको निकालना है, ध्यान रखना इसमें कि r डिस्टेंस जो है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस के, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल को कहीं यहाँ ड्रॉ कर लिए और यहाँ से हम साइन थीटा ले लेंगे, तो r का वैल्यू निकल जाता है x साइन थीटा, और यही r का वैल्यू इसमें रख दिया x साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। और इसके बाद तो भाई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से हमने सॉल्व कर लिया, तो ये रिजल्ट आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लो। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है, चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल सा, और इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, बड़ा सिंपल है। चलो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस शोन इन फिगर। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अलाउंग हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। बहुत सिंपल है। चलो हमने क्या करना है, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे आई इजिकल टू, समझो। तो देखो एक बात तो क्लियर है गई कि हमारे पास मास कितना है, देखो m 2m 3m 4m ऐसे करके मास दिया हुआ, ठीक है ना। बट यहाँ जो 3m मास है ना, यह मास इस एक्सिस पर ही है जिस एक्सिस के अलाउंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक्सिस पर मास रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो जाएगा, तो इसका तो भाई जीरो हो गया, 3m का तो जीरो हो गया। चलो ठीक है, अब इसका निकालते हैं m का, तो m इंटू हमको डिस्टेंस देखना पड़ेगा, डिस्टेंस कहां से देखना होगा, एक्सिस से। तो एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2m है, तो 2m मास का एक्सिस से डिस्टेंस है a, तो a स्क्वायर, और इसका 3m का तो जीरो हो जाएगा प्लस 4m, और 4m का जो डिस्टेंस है एक्सिस से a है तो a स्क्वायर। तो कितना आता है देख लो, ये हो जाएगा 4ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस 4ma स्क्वायर, है ना, 4ma स्क्वायर। तो 4ma स्क्वायर 4ma स्क्वायर 8ma स्क्वायर प्लस 2, यानी आई का जो वैल्यू आ जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा 10ma स्क्वायर। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिचुएशन में आएगा, है ना। तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, मास रखा और जो एक्सिस है उसे डिस्टेंस रख लिया, इस मास का भी रख लिया, और ये मास 3m जो है ना यह एक्सिस पर है तो इसका तो जीरो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमेशा याद रखो कि एक्सिस पर कितना भी मास आ जाए उसका जीरो होगा, है ना। और ये जो है 4m है, 4m से डिस्टेंस a है तो 4m इंटू a स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व किए तो 10ma स्क्वायर आ गया, है ना। तो यहाँ तक हम समझते हैं सबको समझ में आया होगा। तो पहले इसको आप एक बार नोट कर लो, और बाकी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।